हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का चैप्टर नंबर 4। हालांकि ये चैप्टर मैंने आपसे 3 दिन पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज और मेरी उस टाइम पे हेल्थ भी ख़राब हो गई थी, तो हम पूरा नहीं कर पाए थे। आज हम उसको शुरू से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 10 से लेकर आगे तक। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को पूरा आज। और आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ अपना फोकस बना कर रखिएगा। और अगर मेरी हेल्थ ने साथ दिया तो मैं आज आपको पूरा करवा के छोड़ूँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि बात करता है सेक्शन नंबर 10 से। अब हम इससे पहले की बात करें तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि चैप्टर नंबर 4 किसके बारे में कहता है, तो वो कहता है आपका प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। किसके बारे में कहता है? प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने लॉ के विरुद्ध कोई काम किया हो, उनके संबंध में क्या प्रोसीजर होगा लॉ का, वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब ये प्रोसीजर किसके अंतर्गत होगा? ये प्रोसीजर होगा जेजे एक्ट के अंतर्गत। ये बात समझ में आती है? अब इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, कौन कौन फॉलो करेगा, किस तरीके से किए जाएंगे, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 10 के अंदर। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 10 को। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है हमारा? एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलेग्ड टू बी कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसा बच्चा जिसने कोई ऐसा काम किया है जो कानून के विरुद्ध है, उसका एप्रीहेंशन कैसे किया जाए, उसको बंदिश में कैसे रखा जाएगा, तो वो हमारा कहता है सेक्शन नंबर 10। अब कैसे रखा जाएगा वो हम सब सेक्शन वाइज पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखते हैं क्या लिखा है। सब सेक्शन 1, एज सून एज चाइल्ड alleged to be conflict with law is apprehended by the पुलिस। जैसे ही ऐसे बच्चे को जिसने कोई विधि विरुद्ध कार्य किया है, उसको किसने पकड़ लिया? उसको पकड़ लिया पुलिस वाले ने। यहाँ तक की बात समझ में आती है? तो क्या वो पुलिस वाला उस बच्चे को जेल में कैद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो कहाँ देगा? सच चाइल्ड शैल बी प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। जिस पुलिस वाले ने उसको अपने गिरफ्त में लिया है, वो पुलिस वाला उस बच्चे को कहाँ पर भेजेगा? वो भेजेगा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास। किसके पास? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इसको याद रखना। और अगर वो नहीं मिलती है तो कहाँ भेजेगा? डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास। यहाँ पर हमने दो चीज देखी है। पहली चीज स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास, और दूसरी चीज चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास। कौन भेजेगा? जिस पुलिस वाले ने उस बच्चे को पकड़ा है। यहां तक की बात क्लियर है? अब देखते हैं आगे। अब ये जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है और ये जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, ये उस बच्चे को किसके पास प्रेजेंट करेंगे? तो ये करेंगे हु शैल प्रोड्यूस द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। अब इन दोनों में से किसी के पास भी अगर किसी पुलिस वाले ने उस बच्चे को पेश कर दिया, तो इन दोनों का काम क्या होगा? उस बच्चे को किसके आगे पेश करना है? बोर्ड के आगे। अब ये बोर्ड कौन होगा? ये बोर्ड होगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। यहां तक की बात क्लियर है? और कितने समय के अंदर भेजना है? तो वो भेजना है 24 घंटे के अंदर अंदर, विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर। कब से? जब से उसको गिरफ्त में लिया गया था, ऑफ एप्रीहेंडिंग द चाइल्ड। अब ये मान लो कि वो बच्चा, उसको पेश करना था बॉम्बे में, लेकिन वो बच्चा मिला दिल्ली के अंदर। अब उसको ट्रेन से लाने के लिए लग गया 36 घंटे का समय। तो अब आप में से कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर, जब ट्रेन में 36 घंटे का समय लग गया तो ये यहाँ पे तो 24 घंटे का टाइम लैप्स ही हो गया। तो मैं ये कहूँगा, जो बॉम्बे से लेकर दिल्ली का टाइम था 36 घंटे का, वो इन 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, चाइल्ड एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस वेयर सच चाइल्ड वॉज एप्रीहेंड। अगर उसको पेश करना था बॉम्बे वाली बोर्ड के अंदर, लेकिन वो मिला दिल्ली वाली बोर्ड के अंदर, या दिल्ली में मिला है वो, तो दिल्ली से बॉम्बे तक का जो 36 घंटे का सफर होता है, वो इस 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं आगे। प्रोवाइडेड क्या लिख दिया गया है?
नो केस अ चाइल्ड alleged to be conflict with the law shall be placed in पुलिस लॉकअप और लॉज इन जेल। मतलब उसने ये कह दिया गया साफ साफ कि जो भी बच्चा कानून के विरुद्ध काम करता हुआ पाया जाएगा वो किसी भी हालत में किसी भी केस के अंदर कहाँ पर नहीं भेजा जाएगा, पुलिस लॉकअप में नहीं भेजा जाएगा पहली चीज, और जेल में नहीं भेजा जाएगा। मतलब हम उसको जेल में और पुलिस लॉकअप में तो भेज ही नहीं सकते। किसको? एक ऐसा बच्चा जिसने कोई विधि विरुद्ध काम किया हो। यहां तक की बात क्लियर है, हमारा ये सब सेक्शन 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 2। अब अगर हम बात करेंगे सब सेक्शन 2 की, तो सब सेक्शन 2 हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल कंसिस्ट विद दिस एक्ट। इसके संबंध में, किसके संबंध में? एप्रीहेंशन के संबंध में, बच्चे की एप्रीहेंशन के संबंध में कौन रूल बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और ये मैंडेटरी प्रोविजन है, बनाना है पड़ेगा। कौन बनाएगा? राज्य सरकार। ठीक है, रूल बनाएगी। अब उसको कैसे कैसे रूल होंगे वो हम देखते हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के अंदर क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल कंसिस्ट विद दिस एक्ट to provide for a person through whom, including registered voluntary organization or non-government organization, any child alleged to be in conflict with law may be produced before the board। मतलब राज्य सरकार को ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिसमें कि क्या होगा, उस पर्सन की नियुक्ति की जाएगी। किस पर्सन की? जो कि उस बच्चे की देख रेख करेगा, जो कि उस बच्चे को बोर्ड के समक्ष पेश करेगा। कौन से बच्चे को? जो बच्चा विधि के विरुद्ध काम करता हुआ पाया गया है उस बच्चे को। अब इसके अंदर कोई एनजीओ भी हो सकता है, कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका मेन काम क्या है? नियम कायदे कानून बनाएगी। किसके रिगार्डिंग? जो भी बच्चा पकड़ा गया है उसको बोर्ड के सामने कौन बंदा पेश करेगा, उसके रिगार्डिंग। अब चाहे वो एनजीओ का कोई बंदा हो, चाहे वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा हो, या कोई भी एक्स्ट्रा बंदा हो, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखते हैं आगे। टू प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच द चाइल्ड elect to be in conflict with the law may be sent to an observation home, to a safety home या प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस में बी। मतलब जो बच्चा पेश किया जाना था बोर्ड के सामने उसको हम कहाँ भेजेंगे? ऑब्जर्वेशन होम में भेजेंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजेंगे। उससे जुड़े हुए नियम भी कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। यहां तक की बात भी क्लियर है। हमने पहले पॉइंट में ये देखा था कि जो भी बच्चा जो कानून के विरुद्ध काम करता हुआ पाया गया है उस बच्चे को जो आदमी बोर्ड में पेश करेगा, चाहे वो एनजीओ का आदमी हो, चाहे वो किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हो, कोई भी हो सकता है, उसके जुड़े हुए नियम भी कौन बनाएगी? राज्य सरकार। दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो बच्चा कानून के विरुद्ध काम करता हुआ पाया गया है उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजना, उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजना, उससे जुड़े हुए कानून भी कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। यहां तक कि कोई बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? रोल ऑफ अ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ ऑफ प्लेस। मतलब जो भी ऐसा बच्चा जो विधि के विरुद्ध काम करता हुआ पाया गया है उसको किस आदमी की पोजीशन में देना है, कौन आदमी उसके लिए जिम्मेदार होगा, उस आदमी का क्या रोल होगा जिसको हमने उसकी देख रेख के लिए रखा हुआ है, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 11 के। देख लेते हैं। एनी पर्सन इन हुज चार्ज अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस। जिस भी आदमी के पास हमने उस बच्चे को रखा हुआ है, शैल वाइल द ऑर्डर इन फोर्स, जब तक उस बोर्ड का ऑर्डर फोर्स में है, जब तक उस बोर्ड का ऑर्डर क्रियांगत है, हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सैड चाइल्ड।
उस आदमी की पूरी पूरी जिम्मेदारी है उस बच्चे के प्रति जिसको कि बोर्ड ने उसको सौंप रखा है। एज इफ द सेड पर्सन वॉज द चाइल्ड पेरेंट, अब चाहे वो उस बच्चे का पेरेंट हो या कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल आदमी हो जो कि उस चाइल्ड की मेंटेनेंस के लिए बोर्ड ने न्यूज कर रखा है। यहां तक की बात क्लियर है। अब इसके अंदर पेरेंट भी इंक्लूड है, ये बात ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इसका प्रोवाइडेड दैट द चाइल्ड शैल कंटिन्यू इन सच पर्सन चार्ज फॉर द पीरियड स्टेटेड बाय द बोर्ड, जब तक बोर्ड ने अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इतने समय तक ये बच्चा इस पर्सन की कस्टडी में रहेगा, या जब तक बोर्ड ने लिखा हुआ है कि ये आदमी इसकी देख रेख के लिए जिम्मेदार है इतने समय तक, उतने समय तक उस बंदे को, उस पर्सन को उस बच्चे की कस्टडी रखनी पड़ेगी, उस बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यहां तक की बात क्लियर है। Notwithstanding the said child is claimed by the parents or any other person, except when the board is of opinion that the parent or any other person are fit to exercise charge over the such child. मतलब जहां पर बोर्ड को ये लगता है कि इस बच्चे की देखभाल इसके पेरेंट्स कर सकते हैं, इस बच्चे की देखभाल कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी कर सकता है, तो उस केस के अंदर बोर्ड उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके माँ बाप को दे देगा। और अगर बोर्ड को यह लगता है कि इसकी जिम्मेदारी इसके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो वो किसी और आदमी को दे देगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसमें भी मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेक्शन नंबर 12 में आते हैं। सेक्शन नंबर 12 बात करता है बेल की। क्या करता है? बेल टू अ पर्सन हु इज अपेरेंटली अ चाइल्ड elect टू बी विद अ कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसा बच्चा जो विधि विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया गया है उसकी बेल के रिगार्डिंग प्रोविजन होंगे। वो हम किस में देखेंगे? सेक्शन नंबर 12 के अंदर। तो सब सेक्शन वाइज देखते जाते हैं क्या क्या लिखा हुआ है और समझते हैं। When any person who is apparently a child and is alleged to have commit a bailable or non-bailable offense is apprehended or detained by the police or appear brought before the board, such person shall, notwithstanding anything contained in CRPC or in any other law for the time being in force, be released on bail with or without surety or placed under supervision of a probation officer or under the care of any fit person। क्या बोल गया ये इतनी सी बात बोला है, ज्यादा लंबी बात इसने नहीं बोली, सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि जहां पर कोई एक पर्सन जो कि एक बच्चा है जिसने कि विधि विरुद्ध काम किए हैं, कैसे काम? चाहे उसने कोई बेलेबल काम ऑफेंस किया हो, चाहे उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, चाहे उसको किसी पुलिस वाले ने पकड़ा हो, या किसी पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट किया हो, या फिर उसको किसी बोर्ड के समक्ष पेश किया। यहां तक की बात क्लियर है। सच पर्सन शेल, उस आदमी को जो सजा का प्रावधान दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा? बेल का प्रावधान किस तरीके से दिया जाएगा? सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी प्रावधान होंगे उसकी तरफ से दिया जाएगा, या कोई अन्य कानून होंगे उसकी तरफ से दिया जाएगा। और सीआरपीसी के अंतर्गत जैसा बेल का प्रोविजन है उसी तरीके से उस आदमी को, उस बच्चे को बेल दे दी जाएगी। शैल बी रिलीज ऑन बेल। अब चाहे वो श्योरिटी के साथ हो, चाहे वो श्योरिटी के बिना हो, वो जब सीआरपीसी के प्रोविजन उसमें मैच करेंगे तब उस टाइम पर परिस्थिति देखी जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है। और उसको बेल देते समय यदि बोर्ड को उचित लगेगा तो उस बंदे के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर सुपरवाइजरी भी करवाई जाएगी। किसकी करवाई जाएगी? प्रोबेशन ऑफिसर की। अब ये प्रोबेशन ऑफिसर, जब हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको इसका ध्यान रखना है, प्रोबेशन ऑफिसर का, और या कोई अन्य ऐसा फिट आदमी जो कि बोर्ड को उचित लगता होगा उस समय पर। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखते हैं इसका प्रोवाइडेड क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज इफ there appears reasonable ground for believing that the release is like to bring that person into association with any known criminal, with any known criminal,
और एक्सपोज द पर्सन टू मॉरल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल डेंजर टू अ पर्सन's release would defeat the end of justice, and board shall record the reason for denying the bail and circumstances that leads such decision. क्या बोल गया? ये इसका प्रोवाइडेड है जिसमें कि ये लिखा हुआ है अब कौन सी हालत में बोर्ड किसी बच्चे को, किसी ऐसे बच्चे को जिसने विधि विरुद्ध काम किया है, उस बच्चे को बोर्ड कौन सी दशाओं में क्या नहीं देगा? बेल नहीं देगा। कहाँ नहीं देगा? जहां पर बोर्ड को ऐसा लगता हो कि ये जो बच्चा है, ये इसको अगर बेल मिल गई तो ये किसी अन्य अपराधी के साथ मिल करके कोई अपराध कर देगा, या फिर बोर्ड को ऐसा लगता है कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये फिजिकली साइकोलॉजिकली डेंजर होगा, या अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये किसी के लिए घातक होगा। यहां तक की बात क्लियर है? अब ऐसी अगर सिचुएशन होगी तो बोर्ड यदि चाहे तो उसको बेल देने से मना कर सकती है, लेकिन बोर्ड को एक रीजन भी लिखना पड़ेगा कि हमने इस कारणवश इस बच्चे को बेल ग्रांट नहीं करी है। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2, when such person having been apprehended is not released on bail under subsection 1, अगर उसको सबसेक्शन 1 के अंतर्गत नहीं छोड़ा गया है by the officer in charge of the police station, such officer shall cause the person to be kept only in observation home in such a manner as may be prescribed until the person can be brought before the board. मतलब अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने उसको एप्रीहेंड किया और उस पुलिस ऑफिसर के ऑफिसर इंचार्ज ने उसको नहीं छोड़ा, तो वो जो ऑफिसर इंचार्ज है उस पर्सन को, उस बच्चे को पुलिस लॉकअप में नहीं रख सकता। वो कहाँ रखेगा? वो रखेगा ऑब्जर्वेशन होम के अंदर। और किस तरीके से रखेगा? जैसे कि बोर्ड ने नियम बनाए हैं उस के अनुसार। मतलब पुलिस ऑफिसर यदि चाहे तो वो एप्रीहेंड करने के बाद लॉकअप में भी नहीं रख सकता। कहाँ रखेगा? अगर रखना ही है तो अगर रखना ही है तो वो रखेगा ऑब्जर्वेशन होम के अंदर। ये बात आपको ध्यान रहेगी। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। When such person is not released on bail under subsection 1 by the board, it shall make an order sending him to an observation home or a place of safety as the case may be for such a period during the pendency of the inquiry regarding the person as may specified in the order. अगर मान लो उसको बोर्ड के सामने भी प्रोड्यूस कर दिया बच्चे को और बोर्ड ने भी उसको बेल नहीं दी, तो क्या उस बच्चे को हम लॉकअप में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तब भी हमें उस बच्चे को कहाँ रखना पड़ेगा? हमें उस बच्चे को रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन होम के अंदर और प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर। कब तक रखना पड़ेगा? जब तक कि बोर्ड ने, जब तक कि उसके ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है वो क्या हो? पेंडेंसी में हो। और उस बोर्ड ने जो ऑर्डर में मेंशन कर रखा है उस पीरियड तक हमें उसको रखना पड़ेगा, स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। किसका ऑर्डर? बोर्ड का ऑर्डर। यहां तक की बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं सब सेक्शन 4। When a child in a conflict with the law is unable to fulfill the condition of a bail under bail order within 7 days of the bail order, such child shall be produced before the board for modification of the condition of the bail. अब मान लो उसके बेल ऑर्डर आ गए लेकिन उस बच्चे ने 7 दिनों के अंदर अंदर उस ऑर्डर की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो उस बच्चे को दोबारा से बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। अब ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करती है बात कि उसका ऑर्डर को वो आगे एक्सटेंड कर दे या उसको दोबारा से सेफ्टी होम में भेज दे, ऑब्जर्वेशन होम में भेज दे। अब ये बात किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये बात डिपेंड करेगी बोर्ड के ऊपर। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, इंफॉर्मेशन टू गार्जियन, इंफॉर्मेशन टू प्रोबेशन ऑफिसर। किसकी इंफॉर्मेशन?
बच्चे की इंफॉर्मेशन। और ये हमें कहाँ दे रखा है, सेक्शन नंबर 13 के अंदर। देख लेते क्या लिखा है। वेयर अ चाइल्ड alleged to be conflict with law is apprehended, उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। द ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज अ चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर of the police station or the special juvenile police unit to which such child is brought shall as soon as possible after apprehended the child inform। मतलब जहां पर वो जो बच्चा है, बच्चा कौन, जिसने विधि विरुद्ध काम किया है, उसको एप्रीहेंड कर लिया गया हो, तो उस पुलिस स्टेशन का जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है या उस पुलिस स्टेशन का जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, जैसे ही उस बच्चे को हिरासत में लिया गया है वैसे ही उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? पॉइंट वन, द पेरेंट्स गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड इफ दे कैन बी फाउंड एंड डायरेक्ट देम टू प्रेजेंट एट बोर्ड बिफोर विच द चाइल्ड इज प्रोड्यूस। मतलब जो भी उस पुलिस स्टेशन का चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा या स्पेशल जुवेनाइल यूनिट होगी, उन वो क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे उस बच्चे के पेरेंट्स को या उस बच्चे के गार्जियन को, अगर वो पाए जाते हैं तो। और क्या बोला जाएगा कि इस बच्चे को हम इस बोर्ड के समक्ष प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप भी वहां पर आ जाए और अपनी उपस्थिति दे दें। ये हो गया हमारा पॉइंट वन। अब देखते हैं पॉइंट टू। प्रोबेशन ऑफिसर को देंगे। कौन देगा? स्पेशल जुवेनाइल यूनिट देगा। इंफॉर्मेशन देगा किसको? प्रोबेशन ऑफिसर को। इफ नो प्रोबेशन ऑफिसर इज अवेलेबल, द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन विद इन 2 वीक्स टू द बोर्ड। अगर मान लो प्रोबेशन ऑफिसर नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? बोर्ड को देगा। और वो रिपोर्ट क्या होगी? सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी, जिसके अंदर उस बच्चे से संबंधित, उस बच्चे की फैमिली से संबंधित सारी जानकारियां होंगी। कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंटीसीडेंट एंड family background of the child and another material circumstances likely to assistance to the board for making inquiry। अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं मिल पाता है तो उस केस के अंदर जो चिल्ड्रन वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी एक क्या रिपोर्ट बनाएगा? सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा, जिसके अंदर उस बच्चे से संबंधित सारी जानकारियां होंगी और वो किसके आगे दे देगा? अपनी बोर्ड के आगे। बोर्ड को उससे क्या हेल्प मिलेगी? बोर्ड उससे अपनी आगे की इंक्वायरी कर सकता है। यहां तक की बात क्लियर है। वेयर अ चाइल्ड इज रिलीज ऑन बेल, द प्रोबेशन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर शैल इन्फॉर्म बाय द बोर्ड। अब यदि मान लो बोर्ड ने उसको बेल दे दी है, तो बोर्ड प्रोबेशन ऑफिसर को और बोर्ड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को उसकी जानकारी दे देगा कि आप जो बच्चा पकड़ के लेके आए थे, हमने उसको बेल दे दी है। यहां तक की बात क्लियर है। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 देखते हैं। इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसा बच्चा जिसने विधि विरुद्ध काम किया है, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? उसकी इंक्वायरी करेगा बोर्ड। और ये हमें कहाँ लिखी है बात? सेक्शन 14 के अंदर देख लेते हैं। वेयर अ चाइल्ड elect टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड। बच्चे को बोर्ड के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है। द बोर्ड शैल होल्ड एन इंक्वायरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब बोर्ड क्या करेगा? इस एक्ट के प्रोविजन के तहत उस बच्चे के ऊपर इंक्वायरी चलाएगा एंड मे पास सच ऑर्डर इन रिलेशन टू सच चाइल्ड एज इट डीम फिट। अब जैसा बोर्ड को उस समय पर उचित लगेगा, उस समय के अनुसार बोर्ड उसके ऊपर ऑर्डर पास कर सकता है। और वो ऑर्डर किसके अंतर्गत पास किए जाएंगे? इस एक्ट के सेक्शन नंबर 17 और 18 के अंतर्गत। और 17-18 क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब फिलहाल के लिए आपको 17-18 याद रखना है कि जो बोर्ड सेक्शन 14 में ऑर्डर पास करेगा वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत करेगा? 17 और 18 के अंतर्गत। आगे देखते हैं सब सेक्शन 2। The inquiry under this section shall be completed within a period of 4 months
कितने महीने का समय दे दिया गया सेक्शन 14 की। जो बोर्ड इंक्वायरी करेगा वो कितने महीने में पूरी हो जानी चाहिए, 4 महीने। 4 महीने कब से, जब से बच्चे को पहली बार प्रोड्यूस किया गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ अ चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। बच्चे को सपोज कर लो 1 फरवरी को प्रोड्यूस किया गया था, तो 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, तो 1 जून तक ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अनलेस द पीरियड इज एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 more months बाय द बोर्ड। अब अगर मान लो किसी केस के अंदर 4 महीने में इंक्वायरी नहीं हो पाती है, तो बोर्ड 2 महीने के लिए और उस टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। यहां तक की बात समझ में आती है। हैविंग रिगार्ड टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग फॉर सच एक्सटेंशन। मतलब बोर्ड को इंक्वायरी करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, 4 मंथ। अगर 4 मंथ में नहीं होती है तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, लेकिन इस 2 महीने के लिए बोर्ड को रीजन मेंशन करने पड़ेंगे कि इस परिस्थिति के अंतर्गत हम ये इंक्वायरी पूरी नहीं कर पाए। यहां तक की बात क्लियर है। सबसेक्शन 3, ए a preliminary assessment in a case of heinous offense under section 15 shall be disposed of by the board within a period of 3 months। अब मान लो कोई हीनियस ऑफेंस का केस आता है, तो उसके अंदर जो इंक्वायरी होगी बोर्ड के द्वारा, वो 3 महीने के अंदर कर दी जानी चाहिए। हीनियस ऑफेंस 3 मंथ्स। 3 मंथ कब थे, जब से उस बच्चे को बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया तब से। ठीक है, अब देखते हैं सबसेक्शन 4। इंक्वायरी बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर पेटी ऑफेंस। अब हम देख रहे हैं पेटी ऑफेंस के बारे में। रिमेन इनकंक्लूसिव इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड द प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। अब मान लो जब हमने पढ़ा था कि पेटी ऑफेंस है, उसमें 4 महीने का समय दे दिया गया था, उसके बाद 2 महीने का एक्सटेंशन हो गया था, तब भी बोर्ड अपनी इंक्वायरी पूरी नहीं कर पाया, तब भैया क्या होगा, जो प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेटेड कर दी जाएंगी, मतलब खत्म कर दिया जाएगा मामला ही। फिर लेकिन इसमें क्या प्रोसेस, क्या है इसमें प्रोवाइडेड क्या है, उसको भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट अगर कोई अपराध सीरियस और हीनियस है, जो हमने सब सेक्शन 3 के अंदर पढ़ा था, इन केस द बोर्ड रिक्वायर्ड फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी द सेम शैल बी ग्रांटेड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज द केस में बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। अब मान लो अभी हमने बात करी थी पेटी ऑफेंस, फिर हमने बात करी थी सीरियस ऑफेंस की, जिसके अंदर समय दिया गया था 3 महीने का। अब अगर 3 महीने के अंदर अंदर बोर्ड अपनी इंक्वायरी नहीं कर पाता है, तो इसको जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, या तो सीजेएम के द्वारा दिया जाएगा या सीएमएम के द्वारा दिया जाएगा। अब वो कितना भी हो सकता है परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि अपराध कौन से हैं, ये अपराध सीरियस नेचर के। यहां तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 5। अब जो सबसेक्शन 5 में क्या बात कही थी, जो बोर्ड है वो स्टेप्स लेगा किसके रिगार्डिंग, फेयर और स्पीडी इंक्वायरी के लिए। ये जो इंक्वायरी है वो फेयर चले और स्पीडी चले, उसके लिए बोर्ड क्या करेगा, कुछ स्टेप्स लेगा, और वो क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। At the time of initiating the inquiry, the board shall satisfy itself that the child in conflict with the law has not been subjected to any ill treatment by the police or by any other person, including a lawyer, probation officer, and take corrective step in case of such ill treatment। अब जैसे ही उस बच्चे को बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है, तो बोर्ड सबसे पहले क्या देखेगा कि जब ये बच्चा पुलिस की हिरासत में था तो इसके साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं किया गया पुलिस वाले के द्वारा, इसके साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं किया गया किसी प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा, इसके साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं किया गया किसी लॉयर के द्वारा, और अगर किया गया है तो उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा, बोर्ड लेगी। ये हमें कह दिया गया पॉइंट ए में। आगे देखते हैं पॉइंट बी। इन ऑल केसेस अंडर द एक्ट द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन अ सिंपल मैनर एज पॉसिबल एंड केयर शैल बी टेकन टू एंश्योर दैट द चाइल्ड अगेंस्ट whom the proceeding have been instituted
इज गिवन चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफियर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। मतलब जब उसके विरुद्ध कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके सामने कोई हम हार्श एटमोसफियर क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करेंगे जैसे एक बच्चे के साथ किया जाना चाहिए। अब हालांकि उसने अपराध किया है, लॉ के विरुद्ध काम किया है, लेकिन वो है तो बच्चा ही ना। उसको देखते हुए हमें चिल्ड्रन फ्रेंडली एटमोसफियर वहां पे रखना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं पॉइंट सी क्या कहता है। एवरी चाइल्ड ब्रॉट बिफोर द बोर्ड शैल been given opportunity of being heard and practice participate in inquiry। जो भी बच्चा प्रोड्यूस किया गया है बोर्ड के समक्ष उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपने फेवर में अपनी बात रख सके। कोई बात नहीं। पॉइंट डी, इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड थ्रू समरी प्रोसीडिंग एज पर प्रोसीजर प्रेस्क्राइब अंडर सीआरपीसी। अगर मान लो किसी बच्चे ने कोई पैटी ऑफेंस किया, छोटा मोटा अपराध किया, तो उसकी जो प्रोसीडिंग चलेगी वो कौन सी चलेगी? समरी प्रोसीडिंग चलेगी। और ये हमें कहाँ दे रखा है? सीआरपीसी में। कहाँ से कहाँ तक? 260 से 265। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं पॉइंट टी। अगर मान लो कोई सीरियस ऑफेंस है, इंक्वायरी ऑफ अ सीरियस ऑफेंस शैल डिस्पोज बाय द बोर्ड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर अ ट्रायल इन समन केसेस एज पर सीआरपीसी। मतलब अगर हम पैटी ऑफेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या चलेगा प्रोसीजर? उसमें चलेगा समरी प्रोसीजर। और अगर हम बात करें हीनियस ऑफेंसेस की, सीनियर ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस की, तो उसमें क्या चलेगा प्रोसीजर? उसमें चलेगा समन केसेस का। और अगर हम बात करें हीनियस ऑफेंसेस की, तो इसके अंदर हमें दो चीज देखनी पड़ेगी। पहला, अगर वो बच्चा 16 साल से कम एज का है, फॉर अ चाइल्ड बिलो 16 ऑफ ईयर ऑफ एज एज द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड अंडर क्लॉज ई। मतलब अगर कोई बच्चा 16 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया है, तो उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग चलेगी वो कैसे चलेगी? समन प्रोसीडिंग चलेगी। समन केस वाली प्रोसीडिंग चलेगी। और अगर कोई बच्चा 16 साल से ऊपर का है, तो उसके ऊपर प्रोसीडिंग कैसे चलेगी? सेक्शन 15 के अंतर्गत। अभी सेक्शन 15 क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आती है। 16 साल से ऊपर के बच्चे के ऊपर सेक्शन 15 के अंतर्गत, 16 साल से कम वाले बच्चे के ऊपर समन केस की प्रोसीडिंग, और पैटी ऑफेंसेस वाले के ऊपर समरी ट्रायल वाली प्रोसीडिंग। यहाँ तक की बात क्लियर है। सेक्शन 15 क्या कहता है? प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंस बाय द। अब किसी ने हीनियस ऑफेंस कर दिया, अब उसके ऊपर बोर्ड असेसमेंट कैसे लेगा वो हम देखेंगे सेक्शन 15 के अंदर। इन केस ऑफ अ हीनियस ऑफेंस अलेक्ट टू हैव बीन कमिटेड बाय द चाइल्ड, जहां पर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कि एक बच्चे ने हीनियस ऑफेंस किया है, हु हैज कंप्लीटेड और इज अबव एज ऑफ 16, उसकी उम्र उस टाइम पर कितनी होनी चाहिए जब उसने अपराध किया था? 16 साल या उससे ज्यादा। द बोर्ड शैल कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट विद रिगार्ड टू हिज मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट सच ऑफेंस, ability to understand the consequence of the offense and circumstances in which he allegedly commit the offense। मतलब जब उस बच्चे को प्रस्तुत किया जाएगा बोर्ड के सामने, तो बोर्ड उसकी मानसिक स्थिति जांचेगी, उसकी फिजिकल स्थिति जांचेगी, उसने किस हालातों में आकर उस अपराध को घटित किया वो जांचेगी, क्या जब वो अपराध कर रहा था वो उन मामलों को समझने में समर्थ था, इन बातों को जांचेगी। और उन सबको जांचने के बाद एक ऑर्डर पास करेगी। मे पास एन ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 18। अब ये जो इन सब चीजों को जांचने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, वो किसके अंतर्गत किया जाएगा? ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, सेक्शन 18 के क्लॉज 3 के। यहाँ तक की बात समझ में आती है। प्रोवाइडेड दैट फॉर सच एन असेसमेंट द बोर्ड में टेक द असिस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट, साइको सोशल वर्कर और अदर एक्सपर्ट। अब जब बोर्ड अपनी कोई रिपोर्ट बनाएगा,
तो इन सब रिपोर्ट को बनाते हुए अगर बोर्ड को लगता है कि हमें किसी की हेल्प लेनी है तो वो उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। अब उसमें चाहे कोई साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे साइको सोशल वर्कर हो, या कोई भी अन्य एक्सपर्ट हो, उन सब की भी कौन बोर्ड हेल्प ले सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this section, it is clarified that preliminary assessment is not a trial. मतलब क्या कह दिया, जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो एक ट्रायल नहीं है, ये आपको बात इसमें ध्यान रखनी है। बट इट इज टू असेस द कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड टू कमिट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अलग ऑफेंस। हालांकि ये ट्रायल नहीं है, लेकिन ये जो है उस बच्चे की कैपेसिटी को जांचने के लिए एक इंक्वायरी है, जिससे कि हम ये जान पाएंगे कि वो जो बच्चा अपराध कर रहा था वो उस अपराध को करने लायक था भी या नहीं था। ये बात समझ में आती है। सबसेक्शन 2, where the board is satisfied on the preliminary assessment that the matter should be disposed of by the board, then the board shall follow the procedure as far as may be for a trial in summon cases under CRPC। जहां पर बोर्ड को अपनी प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद लगता है कि ये जो मैटर है ये बोर्ड द्वारा ट्राई किया जाएगा, तो उस केस के अंदर बोर्ड सीआरपीसी का कौन सा रूल फॉलो करेगी, ट्रायल इन अ समन केसेस वाला रूल फॉलो करेगी। और ये हमने अभी कहाँ पढ़ा था, सीरियस ऑफेंस के केस में पढ़ा था। ये बात अभी हमने ऊपर पढ़ के आए थे, आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना। अब देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर ऑफ अ बोर्ड टू डिस्पोज ऑफ द मैटर शुड बी अपीलेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 101। अब अगर मान लो इसके अंतर्गत कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसकी अपील कहाँ होगी, 101 के सबसेक्शन 2 के अंदर होगी। ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। जब हम 101 में पहुंचेंगे तब मैं आपको इसके बारे में ढंग से बताऊंगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट assessment under this section shall be completed within a period of सेक्शन 40। असेसमेंट कितने समय के अंदर पूरी कर दी जानी चाहिए, सेक्शन 14 के अंतर्गत जो लिखा हुआ है बात उसके अंदर। और 14 के अंदर क्या लिखी हुई थी बात, एक 4 महीने प्लस 2 महीने वाला कॉन्सेप्ट, अगर वो पैटी ऑफेंस है तो, और एक था 3 महीने वाला कॉन्सेप्ट अगर ये सीरियस और हीनियस है तो। अब आपको शायद याद आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 16। अब मान लो कोई इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है, उसका रिव्यू करना है हमें, तो वो होगा सेक्शन नंबर 16 के अंदर, रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। क्या कहता है ये, इसको भी देख लेते हैं। द CJM and the CMM shall review the pendency of case of a board once in every 3 months, shall direct the board to increase the frequency of the sitting, or may recommend the constitution of addition board। मतलब अब किसी क्षेत्र में कोई बोर्ड है, उनकी इंक्वायरी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस केस के अंदर क्या होगा। अब पहली चीज क्या है, चाहे कुछ हो या ना हो, CJM और CMM की पहली जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो हर 3 महीने में उनके क्षेत्र में आने वाले जितने भी बोर्ड हैं उनमें जो पेंडिंग केसेस हैं उनका रिव्यू करेगी। कब करेगी, हर 3 महीने में एक बार। और अगर जहां पर CMM को या CJM को लगता है कि बोर्ड के द्वारा जो इंक्वायरी है या जो सिटिंग है वो ढंग से नहीं ली जा रही है, तो बोर्ड को वो कह भी सकते हैं कि आप अपनी सिटिंग बढ़ाइए। या अगर उसे लगता है, CJM को या CMM को लगता है कि यहाँ पर बोर्ड कम है, तो वो और बोर्ड बनाने के लिए भी आगे रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ये हमें लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 के अंदर। अब सबसेक्शन 2 देखते हैं। द नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द बोर्ड, ड्यूरेशन ऑफ सच पेंडेंसी, नेचर ऑफ पेंडेंसी, रीजन देयर ऑफ शैल बी रिव्यूड इन एवरी 6 months by the high level committee consisting of the executive chairperson of the state legal service authority, who shall be the chairperson, the home secretary, the secretary responsible for the implementation of the act in state, and representative from the voluntary or non government organization to be nominated by the chairperson। मतलब क्या बोल दिया इसने, कितने नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग पड़े हैं, क्या उनकी नेचर है पेंडेंसी की, वो क्यों पेंडिंग पड़े हैं,
ये सब कौन रिव्यू करेगा? ये सब रिव्यू होंगे हर 6 महीने में एक बार। कौन करेगा? हाई लेवल कमेटी करेगी, जिसके अंदर कौन होगा? एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होगा। किसका? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का। और ये कौन होगा? ये चेयरपर्सन होगा। और चेयरपर्सन कौन होता है? होम सेक्रेटरी होता है, जो कि स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अंदर चाहे कोई एनजीओ भी आ सकता है या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है। और इनको नॉमिनेट कौन करेगा? इनको नॉमिनेट करेगा चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन हुआ? होम सेक्रेटरी। यहाँ तक की बात क्लियर है? मतलब अगर हम बात करेंगे ओनली पेंडेंसी ऑफ केसेस की, उसका रिव्यू होगा हर 3 महीने में एक बार। वो कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, क्यों पेंडिंग पड़े हैं, क्या उनका नेचर है, वो रिव्यू होगा 6 महीने में एक बार। यहाँ तक की बात क्लियर है? और जो भी इन पेंडिंग केसेस की इंफॉर्मेशन है, वो दी जाएगी किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा। किसको दी जाएगी? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है। और एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन क्वार्टरली बेसिस इन सच फॉर्म एज may प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर बोर्ड के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो कौन देगा? बोर्ड देगा। किसको देगा? सीजेएम और सीएमएम को। हर 3 महीने के अंदर देगा। ये हम ऊपर पढ़ के आए थे। अब अगर हम इसके अंदर बात करेंगे कि अगर किसी डीएम को दी जानी है, अगर किसी डीएम को दी जानी है तो वो भी क्वार्टरली बेसिस पे दी जाएगी। क्वार्टरली बेसिस पे भी क्या हो गया? हर 3 महीने में। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 17। अगर हम बात करें सेक्शन 17 की, क्या कहता है ये? ऑर्डर रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी गिल्टी, नॉट टू बी फाउंड फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। मतलब कोई ऐसा बच्चा जो विधि के विरुद्ध काम करता हुआ नहीं पाया गया है, उसके खिलाफ कैसे ऑर्डर पास किए जाएंगे, वो हम देखते हैं सेक्शन 17 के अंदर। Where a board is satisfied on an inquiry that the child brought before it has not committed any offence, बोर्ड ने अपनी इंक्वायरी करी और उसको ये अवगत हुआ कि इस बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है, then notwithstanding anything contrary contained in any other law for timing in force, the board shall pass order to that effect। तो बोर्ड उस एक ऑर्डर पास करेगी। क्या करेगी? इन केस इट अपीयर्स टू द बोर्ड दैट द चाइल्ड रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 is in need of care or protection, it may refer the child to a committee within appropriate directions। बोर्ड ने अपनी इंक्वायरी करी, बोर्ड को लगा कि इस बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया, तो बोर्ड उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर देगी। और दूसरे पॉइंट में ये लिख दिया गया कि अगर बोर्ड को लगता है कि इस बच्चे को कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत है या स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो अपने ऑर्डर में डायरेक्शन दे देगी और उसी के अकॉर्डिंग उस बच्चे की केयर की जाएगी, उस बच्चे की प्रोटेक्शन की जाएगी। ये हो गई ऐसा बच्चा जिसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बना। अब ऐसा बच्चा जिसके खिलाफ कोई अपराध बना है, तो वो हम देखेंगे सेक्शन 18 के अंदर। क्या कहता है सेक्शन 18? ऑर्डर रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, where the board is satisfied on an inquiry that child irrespective of the age has committed petty offences, serious offences। जहां पर बोर्ड ने इंक्वायरी करी और बच्चा पाया गया दोषी किसी पैटी ऑफेंस का, किसी सीरियस ऑफेंस का, और वो बच्चा क्या है? 16 साल से कम उम्र का है और उसने क्या किया? हीनियस ऑफेंस किया है। देन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in any other law for time being in force and based on the nature of the offense, specified specific need for supervision, intervention, circumstances as brought out
इन सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड पास्ट कंडक्ट ऑफ चाइल्ड बोर्ड में इफ सो थिंक फिट। मतलब किसी बच्चे ने कोई पेटी ऑफेंस किया है, किसी बच्चे ने कोई सीरियस ऑफेंस किया है, या किसी 16 साल से कम उम्र के बच्चे ने कोई हीनियस ऑफेंस किया है, तो उस केस के अंदर जो बोर्ड होगा वो क्या करेगा, वो अपनी जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या मेंशन करेगा कि किस नेचर का ऑफेंस था, क्या सरकमस्टांसेस थे, क्या उसके हालात थे, वो सब अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। और उसको मेंशन करने के बाद क्या करेगा, पॉइंट ए, अलाउ द चाइल्ड टू गो होम आफ्टर एडवाइस और एडमोनिशन, मतलब चेतावनी देना, उस बच्चे को चेतावनी देकर और समझा बुझा करके घर भेज दिया जाएगा बाय फॉलोइंग एप्रोप्रिएट इंक्वायरी एंड काउंसलिंग टू सच चाइल्ड एंड टू हिज पेरेंट्स और द गार्जियन। उस बच्चे को, उस बच्चे के माँ बाप को, उस बच्चे के गार्जियन को उचित तरीके से समझा बुझा के चेतावनी दे के काउंसलिंग करके उसको घर भेज दिया जाएगा और उसके ऊपर इंक्वायरी चलती रहेगी। पॉइंट बी, डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप काउंसलिंग एंड सिमिलर एक्टिविटी। उसको ग्रुप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आदेशित किया जाएगा। पॉइंट सी, order the child to perform community service under the supervision of an organization or institution or specified person or a group of person identified by the board। उस बच्चे को सामाजिक काम करवाए जाएंगे किसी एनजीओ के द्वारा या किसी विशेष आदमी के द्वारा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर द चाइल्ड पेरेंट गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड टू पे फाइन। बच्चे को बोला जाएगा कि भैया आप फाइन भरो, उनके पेरेंट को बोला जाएगा फाइन भरो, या उसके गार्जियन को बोला जाएगा फाइन भरो। लेकिन प्रोवाइडेड दैट इन केस द चाइल्ड इज वर्किंग इट मे बी एंश्योर्ड दैट द प्रोविजन ऑफ एनी लेबर लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स आर नॉट वायलेटेड। अगर मान लो वो बच्चा कहीं पे काम कर रहा है, तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई लेबर लॉ का वायलेशन तो नहीं हो रहा जब हम उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर रहे हैं। मतलब वो कहीं पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी है 5,000 रुपये महीना, और हमने उसके ऊपर फाइन लगा दिया 7,000 रुपये का, कहाँ से भरेगा। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है। पॉइंट ई, पॉइंट ई कहता है डायरेक्ट द चाइल्ड टू रिलीज ऑन प्रोबेशन of good conduct and placed under the care of any parent, guardian, fit person, and such parent, such guardian, such fit person, executing on bond with or without sureties, as the board may require for a good behavior and child well-being for period not exceeding 3 years। अगर उस बच्चे का आचरण सही है तो उस बच्चे को उस आचरण के बिहाफ पर बॉन्ड भरवा करके उसके पेरेंट या गार्जियन के द्वारा, अब चाहे उसमें श्योरिटी हो चाहे ना हो, वो बोर्ड डिसाइड करेगा, तो उसको बॉन्ड पे भी छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन कितने पीरियड तक, 3 साल मैक्सिमम, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ये बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं पॉइंट एफ, डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ अ गुड कंडक्ट एंड प्लेस अंडर द केयर एंड सुपरविजन ऑफ एनी फिट फैकल्टी फॉर ensuring द गुड बिहेवियर चाइल्ड वेलबींग फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर गार्जियन के थ्रू था, यहाँ पर वो अपने आप भी हो सकता है। आगे देखते हैं। पॉइंट जी, डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी सेंड इन अ स्पेशल होम फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। उस बच्चे को हम स्पेशल होम भी भेज सकते हैं, लेकिन कितने साल तक, 3 साल तक, उससे ज़्यादा नहीं। एज इट थिंक फिट फॉर प्रोवाइडिंग रिफॉर्मेटिव सर्विस इंक्लूडिंग एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी एंड साइकेट्रिक सपोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टू स्टे स्पेशल होम। उस बच्चे को हम स्पेशल होम में भी भेज सकते हैं 3 साल के पीरियड के लिए, जिसके अंदर उसका मानसिक विकास, स्किल डेवलपमेंट, उसकी साइकेट्रिक टेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा वहाँ पर। Provided that if the conduct and behavior of the child has such that it would not be in the child interest or the interest of other children housed in the special home, the board may send such child to a place of safety। अब मान लो उस बच्चे को भेज दिया गया, अब मान लो उस बच्चे को स्पेशल होम भेज दिया गया, लेकिन वो बच्चा वहां पे भी नहीं मान रहा।
और बोर्ड को ऐसा लगता है कि अगर ये बच्चा यहाँ पे ठहर गया तो यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं वो इससे और बिगड़ जाएंगे। तो उस बच्चे को जो नहीं मान रहा है उसको अब कहाँ भेज देगा बोर्ड? प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे, सब सेक्शन 2। If an order is passed under clause A to G under subsection 1, the board may in addition pass order to। अब ऊपर हमने जो ए से लेकर जी तक ये ऑर्डर देखे थे, इनके अलावा भी बोर्ड कोई और ऑर्डर पास कर सकता है। क्या कर सकता है? बच्चे को बोलेगा कि आप स्कूल जाओ, बच्चे को बोलेगा कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जाओ, वहाँ पे कुछ सीखो, बच्चे को बोलेगा कि आप थेरापिटिकल सेंटर जाओ, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होगा। बच्चे को बोलेगा प्रोहिबिट द चाइल्ड फ्रॉम विजिटिंग, फ्रिक्वेंटिंग एंड अपियरिंग एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। मतलब कोई ऐसा विशेष स्थान है जहाँ पर लगता है कोर्ट को कि ये वहाँ जाएगा तो बिगड़ेगा, तो वहाँ पे जाने से मना भी कोर्ट कर सकता है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अंडरगो अ डी एडिक्शन प्रोग्राम, अगर उसे किसी चीज़ की लत है तो उसको लत छुड़वाने के लिए भी उसको कहीं पे भेजा जा सकता है। यह बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं पॉइंट, सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 की अगर हम बात करेंगे, वेयर अ बोर्ड आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सब सेक्शन 15 pass an order that there is need for trial of the said child and adult, the board may order transfer of a trial of a case of a children's court having jurisdiction to try such offence। अगर बोर्ड को ये उचित लगता है कि इस बच्चे को हमें अभी और समझाने की आवश्यकता है, तो वो उस बच्चे को चिल्ड्रन कोर्ट के थ्रू ऑर्डर पास करवा देगी। यहाँ पे बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 से लेकर 24 हम कल वाले सेशन में करेंगे। आज हमने सेक्शन 18 तक डिस्कस किया है। आज वाले सेशन में हमने लगभग लगभग आधा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी का जो रिमेनिंग है वो हम कल करेंगे, सेक्शन नंबर 19 से लेकर सेक्शन नंबर 24 तक। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक।